हमारा मेन कैरेक्टर है डीमन किंग बर्ड्स। पूरी पिछली जिंदगी उसने एक किताब द डीमन किंग स्टैंडर्ड को धर्म की तरह मानकर अपना टावर खड़ा किया था। उसे पूरा भरोसा था कि उसका टावर उसकी शान है, दुनिया का सेंटर है। लेकिन आखिर में सच्चाई उसके मुंह पर तमाचे की तरह पड़ी। असल में उसका टावर तो बस हीरोज के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। ये कड़वी हकीकत जानकर उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश बची थी, काश उसे एक और मौका मिलता, वो सब बदल देता। और किस्मत ने सच में उसे दूसरा मौका दे दिया। अब उसने ठान लिया है वो सारे रूल्स तोड़ेगा, बाकी डीमन किंग्स के मुंह पर बोलकर साबित करेगा उनकी फेवरेट किताब, उनका गर्व अधूसरी पूरी तरह गलत था। वो अपना टावर फिर से बनाएगा, लेकिन इस बार अपने ढंग से, और इसके लिए वो जो भी करना पड़े, किडनैपिंग, जंग, तबाही, सब करेगा। दृश्य बदलता है। सिंहासन कक्ष में डीमन किंग जमीन पर गिरा हुआ है, दर्द से तड़ता हुआ। वो आखिरी पल तक इस बात को मानने से इनकार करता रहा कि कोई हीरो उसे इसी तरह यहीं पर खत्म कर सकता है, लेकिन अब उसे मजबूरन मानना पड़ रहा है। हीरो सच में उसे मिटा रहा है। उसकी शान वाली काली लपटें हीरोज को छू तक नहीं पाईं। उल्टा हीरो की तलवार उसकी मजबूत स्केल्स को चीरती हुई सीधे उसके सीने में धंस गई। डीमन किंग के लिए यह सब समझ से बाहर था। वो कौन था? डीमन किंग एकेडमी का टॉप स्टूडेंट, जिसने द डीमन किंग स्टैंडर्ड नाम की किताब को एक एक लाइन रटकर अपनी लाइफ का रूल बुक बना लिया था। स्टैंडर्ड के हिसाब से उसने अपना टावर डिजाइन किया, सबसे मशहूर प्रिंसेसेस को किडनैप किया, और जो हीरो उन्हें बचाने आते उन्हें वो खुद ग्रो होने देता, क्योंकि किताब कहती थी एक ट्रू डीमन किंग के लिए इंसानों का गुस्सा और दुख ही सबसे बढ़िया दावत है। उन्हें जल्दी मार देना बेवकूफी है, पहले उन्हें फैटन अप करो फिर खाओ। वो इस किताब को किसी होली स्क्रिप्चर की तरह मानता आया था। उसके लिए दुनिया पर राज करना बस टाइम की बात लगती थी। उसने अनगिनत लोगों का गुस्सा, दर्द, निराशा ऑब्जॉर्व किया हीरोज तक, और इसी से वो दुनिया का सबसे ताकतवर डीमन किंग बन गया। लेकिन आज वही जमीन पर पड़ा है, हार चुका, टूटा हुआ, पूरी तरह बेइज्जत। हीरो हंसते हुए उसे कचरा कहकर ताना मारता है। सारे डीमन एक जैसे होते हैं। खुद मंच तैयार करते हैं, फिर रिजल्ट देकर हैरान हो जाते हैं। डीमन किंग गुस्से में पूछता है, ये नॉनसेंस क्या बोल रहा है? वॉरियर टाइप हीरो मजाक में समझाता है, डीमंस हमेशा सबसे फेमस प्रिंसेस को ही किडनैप करते हैं ताकि इंसानों को साफ साफ समझ आ जाए। गुस्सा किस पर निकालना है? वो कहता है, अगर मैं डीमन किंग होता तो सीधा ह्यूमन किंग को उठा लेता। किंग गायब, पूरा किंगडम केओस में। इंसान एक दूसरे की गर्दन पकड़े घूमते, डीमन पर फोकस ही नहीं जाता। उसी पल डीमन किंग को समझ आता है, अगर वो ह्यूमन किंग को उठाता तो इंसान आपस में ही लड़ते रहते और उसका नाम टारगेट लिस्ट में चढ़ता ही नहीं। लेकिन ये सब स्टैंडर्ड के खिलाफ था, और उस किताब के हिसाब से वो तभी सच्चा डीमन किंग बन सकता था जब वो रूल्स को 100% फॉलो करे। हीरो उसे थैंक भी करता है। जब हीरो टावर नहीं जाते थे तो डीमन किंग खुद मॉन्स्टर्स भेजकर उन्हें फार्मिंग और ट्रेनिंग करवा देता था। टावर का पहला फ्लोर जानबूझकर कमजोर दुश्मनों से भरा होता था ताकि वो परफेक्ट लेवलिंग जोन बने। डीमन किंग सोच में पड़ जाता है। उसने जानबूझकर हीरो को रास्ते में मरने नहीं दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा रेज और सोरो हार्वेस्ट कर सके, सिर्फ इसलिए क्योंकि किताब यही सिखाती थी। उसने जिंदगी भर जिस स्टैंडर्ड को पूजा वही आज उसे क्लाउन बना गया। हीरो आखिरी सच बता देता है, जब भी टावर पुराना हो जाता है वो लोग पुराने डीमन किंग को मार देते हैं ताकि नया स्पॉन हो जाए। ये पूरा टावर असल में उनके लिए एक हंटिंग और ट्रेनिंग ग्राउंड है बस। बाकी हीरो हंसते हुए कहते हैं, स्पॉन्सर साहब, लेवल अप करवा दिया, लूट दी, ट्रेनिंग दी, थैंक्स फॉर सर्विस। डीमन किंग का दिमाग सुन्न हो जाता है। तो उसका टावर उनका जिम था? हीरो मानता है, डीमन किंग सच में स्ट्रांग था। कई हीरो रास्ते में मारे भी गए, लेकिन इससे उनकी कहानी और भी महान दिखने लगी। उनकी फेम बढ़ गई। वॉरियर गुड बाय बोलकर फाइनल स्ट्राइक के लिए तलवार उठाता है। डीमन किंग अंदर से फट रहा है। एक मामूली हीरो उसे ऐसे जलील करके जा रहा है। उसके दिमाग में सवाल गूंजता है, आखिर ये डीमन किंग स्टैंडर्ड किस काम आया? वो अपनी बची हुई पूरी शक्ति समेटकर एक आखिरी बार चिल्लाता है कि वही सच्चा डीमन किंग है। उसकी आवाज के साथ चेतना धुंधली होने लगती है, नजर धुंधली। सिंहासन कक्ष की टूटी फूटी छत, खून, जली दीवारें और हीरो की बेपरवाह नजरें। आखिरी होश में वो हीरोज को कर्ज करता है, तुम लोग इसकी कीमत चुकाओगे। हीरो उसके हॉर्न्स ट्रॉफी की तरह तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी डीमन किंग के शरीर से अजीब सी जामुनी पर्पल ऊर्जा लावा की तरह फूटने लगती है। हीरो घबराकर कहता है, क्या ये वही चीज है जो मैं सोच रहा हूँ? लेकिन अब देर हो चुकी होती है। वो पर्पल एनर्जी डीमन किंग को पूरा ढक लेती है, फिर थ्रोन रूम में ब्लास्ट वेव बनकर चारों तरफ फैल जाती है। हॉर्न्स पकड़ने वाला हीरो सीधे विस्फोट में फंसता है, चीखता है और देखते ही देखते जलती हड्डियों का ढांचा बन जाता है। एक एक करके सारे हीरोज फ्लेमिंग स्केलेटन बनकर ढह जाते हैं। डीमन किंग आखिरी सांसों में सोचता है, तो स्टैंडर्ड शुरुआत से ही गलत था। इसे हमें मूर्ख बनाने के लिए बनाया गया था। उसे याद आता है कैसे उसने इस किताब को पूरी अंधभक्ति के साथ माना था। मरते हुए उसकी आखिरी तमन्ना होती है, काश मुझे एक और मौका मिले, मैं इस घटिया किताब को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। टावर के ऊपर पर्पल एनर्जी का मेगा ब्लास्ट होता है। उसकी नफरत और कसम हवा में गूंजती है। ऑनर किस जाकर उस स्टैंडर्ड को चबा डालें और फिर सब काला हो जाता है। अचानक इनाम बर्ड्स, वो झटके से चीख कर उठता है।
सांस तेज, दिल धड़कता हुआ, दिमाग कंफ्यूज। वो खुद को एक जवान शरीर में पाता है, एक जानी पहचानी जगह पर, लेकिन सीन इतना अजीब है कि दिमाग फ्रीज हो जाता है। चारों तरफ भीड़, स्टेज, गंभीर माहौल। किसी की तेज आवाज आती है, बर्ड्स यहाँ आओ, अपना नाम पुकारा गया है, ऐसे खोए मत खड़े रहो। स्टेज की तरफ बढ़ते हुए वो समझने की कोशिश करता है, कहीं ये वही जगह तो नहीं। स्टेज पर एकेडमी का डीन उसकी तरफ घूरते हुए पूछता है, ग्रेजुएशन डे पर इतना ध्यान कहाँ खो गया तुम्हारा? और फिर उसे एक लाल बैज देता है जो डीमन किंग एकेडमी के ग्रेजुएट्स को मिलता है। उसी पल बर्ड्स के दिमाग में ट्यूबलाइट जलती है। ये तो 15 साल पहले वाला मेरा ग्रेजुएशन डे है। मतलब वो सच में पास्ट में वापस आ चुका है। कैसे, क्यों, ये उसे नहीं पता, लेकिन इतना समझने को काफी है, उसे सेकंड चांस मिल चुका है। अब क्लास वैलेडिक्टोरियन के तौर पर उससे ऑथ रिसाइट करने के लिए कहा जाता है। बर्ड्स स्टेज पर खड़ा है, उसके सामने हवा में प्रोजेक्टेड वही डीमन किंग स्टैंडर्ड, जिसके 6 गोल्डन रूल उसकी पूरी पिछली लाइफ की जड़ थे। बाकी ग्रेजुएट्स गर्व से उसे देख रहे हैं, टीचर्स मुस्कुरा रहे हैं, सबको लगता है वो क्लास का सबसे बड़ा होप है। लेकिन इस बार बर्ड्स की आंखें अलग हैं, न आदर न श्रद्धा, बस प्योर नफरत और तिरस्कार। उसे याद आता है कि उसने कैसे हर शब्द को अपनी जान से ज्यादा पवित्र मान लिया था, और उसी ने उसे हीरो का खिलौना बना दिया, आखिर में उसकी मौत तक ले गया। अब उससे कहा जा रहा है, इन रूल्स को फॉलो करने की कसम खाओ। अनाउंसर उसका नाम पुकारता है, कृपया आगे बढ़कर ग्रेट डीमन किंग स्टैंडर्ड रिसाइट कीजिए। बर्ड्स के होंठों पर एक पतली टेढ़ी सी मुस्कान आती है। वो सीधा बोल देता है, मैं ये ऑथ नहीं लूंगा। पूरा हॉल एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है। क्लासमेट्स उसे घूरते रह जाते हैं, ये कर क्या रहा है? फिर वो साफ साफ चिल्लाता है, मैं इतनी बेवकूफी भरी कसम कभी नहीं खा सकता। डीमन किंग स्टैंडर्ड पूरी तरह कचरा है। उसकी आवाज पूरे ग्रैंड हॉल में गूंजती है। एक प्रोफेसर इतना शॉक्ड होता है कि उसका चश्मा अपने आप क्रैक हो जाता है। डीन की आंखों में गुस्सा और यकीन न होने का अजीब मिक्स दिखता है। बर्ड सबके सामने बोलता है, इस बुक ने डीमन किंग्स को कभी स्ट्रांग नहीं बनाया, बस उन्हें हीरो के लिए आसान टारगेट बना दिया। पूरे हॉल की नजरें उस पर टिक जाती हैं, और उसी पल एकेडमी का सबसे बड़ा ओरेटर सीधा इस सदी का सबसे बड़ा पागल घोषित हो जाता है। एक बेहद डरावनी भारी आवाज हॉल की हवा को चीर देती है। आर्च ड्यूक आर्केन ब्लेरिथ, उसकी हथेली की हल्की सी थाप से हवा तक कांप जाती है। वो गरजता है, तुमने डीमन किंग स्टैंडर्ड का अपमान करके मौत को न्योता दिया है, तुम्हें सीधा एग्जीक्यूशन की सजा मिल सकती है। लेकिन फिर भी एक शाही दया दिखाते हुए वो कहता है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, अपनी बात वापस लो, माफी मांगो, वरना तुम्हें एरियन भेज दिया जाएगा। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू। एरियन, वो शापित डायमेंशन जहां डीमन किंग्स जाते हैं और कभी वापस नहीं लौटते। सब सोचते हैं, ऐसे क्रिमिनल को एक्स्ट्रा चांस क्यों दिया जा रहा है? सिंपल सजा दे दो। आज ड्यूक सबको याद दिलाता है, एरियन वो जगह है जहां अनगिनत डीमन किंग्स अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन सबकी उम्मीद के उलट बर्ड्स की आंखों में जरा भी डर नहीं होता। वो साफ कह देता है, मुझे वहीं भेजो। सबसन, वो आगे बोलता है, मैं एरियन जाऊंगा और वहां साबित करूंगा कि डीमन किंग स्टैंडर्ड बस कूड़े के लायक है। आर्च ड्यूक उसे होपलेस केस कहता है, मैजिक सर्कल एक्टिवेट करता है और उसे एरियन में फेंक देता है। साथ ही ये आदेश, उसके साथ कोई डीमन नहीं जाएगा, उसे कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। जब तक मिशन पूरा ना हो, वो डीमन रियल्म वापस नहीं लौट सकता। नीचे गिरते हुए बर्ड सोचता है, मैंने जो हंगामा किया उसके बाद यही रिजल्ट एक्सपेक्टेड था। वैसे भी अब मैं उसी एरियन जा रहा हूं जहां वो हीरोज रहते हैं जिन्होंने पहले मुझे हराया था। उसे याद आता है, रिग्रेशन से पहले उसने खुद एरियन चुना था, क्योंकि उसे लगता था सबसे स्ट्रांग वहीं जाते हैं। लेकिन वही एरोगेंस उसकी मौत बन गया, क्योंकि हीरोज उसी स्टैंडर्ड को उसके खिलाफ यूज कर रहे थे। दृश्य बदलता है। बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियां, नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की एयरजस्ट माउंटेन्स। एक मैसिव विस्फोट के साथ आसमान से कोई गिरता है। वो है बर्ड्स। डेमोनिक विंग्स फैलाकर वो किसी तरह क्रैश लैंड करता है। जमीन को छूते ही उसकी आंखों में बस एक चीज जल रही है, दृढ़ निश्चय। इस बार मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगा। इस बार मैं ही उनके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करूंगा। इसी समय कहीं और एक लंबा एलिगेंट आदमी धीरे से शेव कर रहा है, कपड़े सेट कर रहा है। ये है गॉर्डन डेरिक, इस साल की डीमन एकेडमी का टॉप ग्रेजुएट। वो सोचता है डीमन किंग एकेडमी रूलर तैयार करती है और डीमन एकेडमी उनके सर्वेंट्स। सब उसे बधाई दे रहे हैं, तुम्हें लॉर्ड बर्ड्स की सेवा करने का मौका मिलेगा। गॉर्डन मुस्कुराता है, उसके लिए बर्ड्स कोई नॉर्मल डीमन किंग नहीं, वो डेमोनिक ड्रैगन लेनेज का प्योर प्रोडिजी है। उसे पूरा भरोसा है, लॉर्ड बर्ड्स के साथ वो किसी भी डायमेंशन को कॉन्कर कर सकता है और डीमन रियल्म की हिस्ट्री में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा देगा। उसी समय ग्रेजुएशन हॉल में बर्ड्स की आवाज गूंजती है, डीमन किंग स्टैंडर्ड पूरी तरह कचरा है। गॉर्डन समेत सबके चश्मे फट जाते हैं, उसकी दुनिया वहीं से उलटनी शुरू हो जाती है। कट वापस प्रेजेंट में। गॉर्डन अब अर्जेस्ट माउंटेन्स के खतरनाक ठंडे हिस्से में खड़ा है, वही जगह जहां बर्ड्स को एग्जाइल किया गया था। रूल था, उसके साथ कोई डीमन नहीं जाएगा, लेकिन गॉर्डन फिर भी अपने लॉर्ड के पीछे चला आया। वो खुद सोच रहा है, ये कैसे मुमकिन है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ जबकि उसे अकेला भेजा गया था। तभी वो मुड़ता है, पीछे से बर्ड्स शांत और कॉन्फिडेंट चाल चलते हुए उसकी तरफ आता दिखता है। बर्ड्स आराम से हाथ बढ़ाकर कहता है,
काफी टाइम हो गया गॉर्डन। ये नॉर्मल हैंडशेक सीन गॉर्डन के लिए झटका होता है। वो घबरा कर बोलता है, आपने ऐसा क्यों किया लॉर्ड बर्ड्स? आपने स्टैंडर्ड का अपमान किया है। आप तो एरियन में मर जाएंगे। बर्ड्स जानबूझकर ना समझ बनने की एक्टिंग करता है। किया क्या मैंने? गॉर्डन हाइपर मोड में, आपने उस किताब की तौहीन की। अब आपका पेरिश होना तय है। बर्ड्स उसे शांत होने को कहता है। पहले तो अपने बाल छोड़ो, सिर मत नोचो। उसे खुद भी अजीब लगता है। पहले वाला गॉर्डन इतना कॉन्फिडेंट था, ये इस टाइमलाइन में इतना पैनिक में क्यों है? थोड़ी देर बाद गॉर्डन बर्फ में बैठा हाँफ रहा होता है, फिर खुद को संभालता है। मुश्किल तो है, लेकिन हम साथ मिलकर जरूर कामयाब होंगे। बर्ड समझ जाता है टाइमलाइन बदलने से लोगों का माइंडसेट भी बदल गया है। वो सोचता है कि क्या उसे गॉर्डन को रिग्रेशन वाली सच्चाई बता दे, लेकिन फिर छोड़ देता है। वो उसे पागल ही समझेगा। कुछ देर बाद दोनों बर्फीले मैदान में खड़े हैं। गॉर्डन चिंतित होकर बोलता है, स्टैंडर्ड का पहला रूल कहता है कि टावर ऐसी जगह पर बनना चाहिए जहां इंसानों की पहुंच आसान हो। ये माउंटेन्स तो चारों तरफ से ब्लॉक हैं, यहां इंसान आ ही नहीं पाएंगे। बर्ड्स उसकी बात इग्नोर करके बोलता है, टावर यहीं बनेगा। वो बर्फ में टावर सीड गाड़ देता है। सीड की कंडीशन, डीमन किंग ब्लड। गॉर्डन डर के मारे चीख उठता है, आप स्टैंडर्ड के खिलाफ जा रहे हैं। आप डीमन किंग प्राइड मिट्टी में मिला रहे हैं। बर्ड्स जानता है किसी भी डीमन के लिए अपनी जमी जमाई आस्था छोड़ना आसान नहीं। इंसान तभी पकड़ छोड़ता है जब वो किसी एक्सट्रीम से गुजरे, जैसे मरना। और वो ये स्टेप पहले ही पार कर चुका है। वो अपने नाखूनों से हाथ चीरता है। खून की बूंदें टावर सीड पर टपकती हैं। रेड एनर्जी की लहर पूरे बर्फीले इलाके में फैल जाती है। सीड लाल चमक के साथ जागता है, जमीन चीरकर ऊपर उठने लगता है। बर्ड्स कहता है, एरियन हीरो से भरा पड़ा है, हर दिशा में, हर कोने में। पहले वाले डीमन किंग यहाँ इसलिए मरे क्योंकि इंसानों ने स्टैंडर्ड के एक छुपे मैकेनिज्म को समझ लिया और उसी का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया। इस जमीन पर ये रूल्स काम ही नहीं करते। ये डीमन किंग स्टैंडर्ड नहीं, असल में हीरो स्टैंडर्ड है। गॉर्डन और कंफ्यूज हो जाता है। उनके सामने बर्फ और पहाड़ों के बीच एक विशाल खौफनाक टावर खड़ा हो जाता है। टावर सिस्टम की आवाज आती है, यूजर आइडेंटिफाइड बर्ड्स डास ऑफ ब्लैक फ्लेम डेमोनिक ड्रैगन ट्राइब। टावर पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। बर्ड्स के मन में सिर्फ एक बात, अब मैं उन्हें उनके ही स्टैंडर्ड से हराऊंगा। वो और गॉर्डन पहले फ्लोर में घुसते हैं। एक बहुत बड़ा, ठंडा, बिल्कुल खाली हॉल। कुछ नहीं, न मॉन्स्टर, न ट्रैप, न सजावट। वे ऊपर चढ़ते हैं, फ्लोर द फ्लोर, 5वें फ्लोर तक, जहां डीमन किंग चैम्बर है। हर फ्लोर खाली। गॉर्डन कहता है, अब तो कम से कम दूसरा रूल तो फॉलो करेंगे ना? स्टैंडर्ड का दूसरा रूल, किसी हाई बोर्न प्रिंस या प्रिंसेस को किडनैप करो। गॉर्डन विनम्रता से पूछता है, अगर इजाजत दें तो मैं एक सुझाव दे सकता हूं? बर्ड्स, बोलो। गॉर्डन, कोरजान की प्रिंसेस को टारगेट करना चाहिए। वहां के किंगडम की रेज और सोरो आपको जल्दी ग्रो करवाएंगी। उसे पूरा भरोसा है कि बर्ड्स इस सुझाव को मना कर देगा, लेकिन बर्ड्स सीधा कह देता है, ठीक है। गॉर्डन फ्रीज, आप मान गए? बर्ड्स आगे बोलता है, वैसे भी मेरे दिमाग में पहले से ही एक प्रिंसेस है। वो गॉर्डन को आदेश देता है, तुम यहीं रहो, टावर संभालो, मैं खुद जाकर उसे लेकर आता हूँ। गॉर्डन को राहत मिलती है। उसे लगता है ग्रेजुएशन के प्रेशर में बर्ड्स थोड़ी देर के लिए पागल हुआ था, बाकी अंदर से वही पुराना लॉर्ड है। वो पूछता है, लेकिन आखिर आप किस प्रिंसेस को लेने जा रहे हैं? बर्ड्स दरवाजे पर रुकर पीछे मुड़ता है। उसकी आंखों में पूरा फोकस है। वो कहता है, मैं जा रहा हूं सबसे दूर बसे हुए नेशन, हिल्ड्रन किंगडम। दृश्य बदलता है। एक शानदार कमरे की बालकनी, रात का आसमान, चमकते तारे। खिड़की के बाहर हवा में उड़ता हुआ बर्ड्स नजर आता है। अंदर एक सुनहरे बालों वाली नाजुक सी प्रिंसेस खड़ी है। बर्ड्स सोचता है, इतनी सारी प्रिंसेस में मैंने 13वीं प्रिंसेस चुनी है, जिसकी प्रेजेंस सबसे कम है, जिसकी कमी कोई खास नोटिस भी नहीं करेगा। वो गंभीर नजर से उसे देखता है। आज रात मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। प्रिंसेस की आंखों में जिज्ञासा और शांति है, डर की जगह। वो नरम आवाज में पूछती है, आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? बर्ड साफ साफ जवाब देता है, मैं डीमन किंग हूँ और तुम्हें किडनैप करने आया हूँ। प्रिंसेस डरने के बजाय हल्का सा मुस्कुराती है और एक अजीब सवाल पूछती है, क्या आप सच में मुझे संभाल सकते हैं? बर्ड्स कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या सवाल है? उसे लगता है वो उसका मजाक उड़ा रही है। भला एक डीमन किंग से ये पूछने की हिम्मत? प्रिंसेस हाथ आगे बढ़ाती है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बर्ड साइलेंट रह जाता है। उसका ये रिएक्शन इतना उल्टा है कि वो खुद हिल जाता है। वो पूछता है, तुम प्लान क्या कर रही हो? प्रिंसेस जवाब देती है, मुझे तो पहले से अंदाजा था कि कभी न कभी कोई मुझे लेने आएगा। बर्ड्स चेतावनी देता है, मेरे साथ कोई गेम मत खेलना, मैं डेस्परेट हूं, किसी भी चाल में नहीं फंसूंगा। प्रिंसेस शांत टोन में कहती है, मैंने कोई ट्रैप नहीं लगाया, मुझे पता ही नहीं था कि आप आज रात आने वाले हैं। बिना जानकारी के ट्रैप सेट करना पॉसिबल ही नहीं। उसकी बात लॉजिकल लगती है, फिर भी बर्ड्स का मन पूरी तरह क्लियर नहीं होता। प्रिंसेस फिर हाथ बढ़ाती है, तो चलें। आखिरकार बर्ड्स उसका हाथ पकड़ता है और उसे लेकर उड़ जाता है। बर्फीली हवाओं के बीच वो अपने डेमोनिक फोर्ट्रेस बर्ड्स टावर्स की तरफ लौटा है। गॉर्डन गेट पर खड़ा उसे और प्रिंसेस को देखकर राहत की सांस लेता है। बर्ड्स आदेश देता है, प्रिंसेस को चौथे फ्लोर पर रखो। गॉर्डन हैरान, प्रिजन में नहीं? फिर खुद ही समझ जाता है, क्योंकि प्रिंसेस ने कहीं भी रजिस्ट नहीं किया, शायद इसलिए लॉर्ड बर्ड्स
क्लासिक कैदी वाली सलूक नहीं करना चाहते। चौथे फ्लोर का ठंडा खाली हॉल। प्रिंसेस अकेली खड़ी है, आसपास ना तकिए, ना कंबल, ना मेड्स, ना सजावट। उसे अपने पुराने रॉयल रूम के कोजी गार्डन्स और सुविधा याद आती हैं। फिर भी उसके चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान आती है। इतना भी बुरा नहीं है। उधर थ्रोन रूम में गॉर्डन बर्ड्स को रिपोर्ट देता है। हमें बीस्ट टावर की तरफ से इन्विटेशन आया है लॉर्ड। बर्ड्स का इंटरेस्ट जाग उठता है। ये नए डीमन किंग के लिए वेलकम पार्टी जैसा है, लेकिन बर्ड्स के दिमाग में साफ साफ शक है। डीमन किंग्स आम तौर पर बहुत घमंडी होते हैं, एक दूसरे से आसानी से कोलैब नहीं करते। लेकिन एरियन में हालात कुछ अलग हैं। वो सोचता है, पहले मैं बाकी डीमन किंग्स को ज्यादा भाव नहीं देता था। मुझे लगता था वो सब मुझसे कमजोर हैं, लेकिन इस बार थोड़ी इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है बीस्ट टावर पर। घने जंगल के बीच बना हुआ पुराना और डरावना सा स्ट्रक्चर। अंदर अपने भारी भरकम थ्रोन पर बैठा है ड्रैक्सन, बीस्ट डीमन किंग। वो बड़े मुंह से मीट का टुकड़ा चबा रहा है और उसी अंदाज में इंट्रोडक्शन देता है। फिर आधी दिलचस्पी से पूछता है, तो तू ही है नया डीमन किंग बर्ड्स? सुना है तूने पुराने ट्रेडिशन का मजाक उड़ाया है। बर्ड्स बिल्कुल शांत टोन में जवाब देता है, तू यहाँ लड़ने आया है क्या? सीधा बता दे, तुझे मुझसे क्या चाहिए? जॉइंट बीस्ट हंसता है और बोलता है, आज ड्यूक आर्केन ने मुझे खास तौर पर भेजा है तुझे सीधा रास्ता दिखाने के लिए। बर्ड्स मन ही मन सोचता है कि ये वही नॉइजी पुराना वैम्पायर है और ये कि उसे एरियन भेजना ही काफी पनिशमेंट था। ये ज्यादा ही ओवर हो रहा है। ड्रैक्सन बर्ड्स की इस बेइज्जती पर भड़क उठता है। इतनी हिम्मत कैसे हुई तेरी छोटे? बीस डीमन किंग हाथ में बचा मीट का टुकड़ा जमीन पर इतनी ताकत से फेंकता है कि आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है। वो बर्ड्स को नीचा दिखाने के लिए हुक्म देता है, नीचे झुक और ये मीट चाट। अगर तूने ऐसा कर लिया तो शायद तेरी बदतमीजी माफ कर दूं। बर्ड्स ठंडी नजर से उसे देखता है और पूछता है, तुझे सच में नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैंने ऑर्थोडॉक्सी का मजाक उड़ाया है ना? फिर हल्की सी मॉकिंग स्माइल के साथ वो आगे बोलता है, और उसी ऑर्थोडॉक्सी के हिसाब से दो डीमन किंग्स आपस में लड़ाई नहीं कर सकते। ड्रैक्सन जवाब देने ही वाला था कि बर्ड्स अचानक पूरा रूल साइड में फेंकर सीधा उसकी ठोड़ी पर एक जबरदस्त किक मारता है। धड़ाम। जॉइंट क्रिएचर पूरे शरीर के साथ पीछे उड़ता है, फर्श पर फिसलता हुआ दूर जा गिरता है और आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। बर्ड्स उसे ठंडी डिटरमिन्ड नजर से देखते हुए पूछता है, तुझे सच में लगा था कि मैं वो बेकार रूल्स फॉलो करूंगा? ड्रैक्सन को पहली बार एहसास होता है कि बर्ड्स से निकल रही ओरा किसी नॉर्मल नए डीमन किंग जैसी नहीं है। वो पीछे हटे हुए घबराकर पूछता है, आर्केन ने बस इतना पूछा था कि तूने प्रिंसेस किडनैप किया नहीं? क्या तुझे पता भी है तूने क्या किया है? बर्ड्स उसे बीच में ही काट देता है, उसकी टेंशन मत ले, मैं प्रिंसेस को पहले ही उठा चुका हूं। ये सुनकर ड्रैक्सन की आंखें फैल जाती हैं। वो पूरा स्तब्ध रह जाता है। बर्ड्स बिना और टाइम वेस्ट किए मुड़ता है, उस प्रिंसेस को मैंने खुद चुना है, वो मेरे टेस्ट के हिसाब से है, दूसरे डीमन किंग्स की तरह रैंडम नहीं, कहकर वो बस टावर से निकल जाता है, ड्रैक्सन को वहीं हिलता डुलता छोड़कर। टू बर्ड्स टावर, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच खड़ा हुआ अकेला फोर्ट्रेस। सब कुछ ऊपर से शांत दिख रहा है। गॉर्डन बर्ड्स के सामने खड़ा होकर उत्साही टोन में कहता है, लॉर्ड, आपने तो सच में डीमन किंग की शान दिखा दी। बर्ड्स बस हल्के में जवाब देता है, ये तो कुछ भी नहीं था। फिर वो गॉर्डन को सीधा ऑर्डर देता है, जाओ प्रिंसेस की कंडीशन चेक करो, मुझे समझना होगा उसे कैसे यूज करना है। उसी समय चौथे फ्लोर पर प्रिंसेस के कमरे की खिड़की अपने आप एक सूखी चटकदार आवाज के साथ बंद हो जाती है। बर्ड्स अपने थ्रोन पर बैठा है, बर्फीली हवा और भारी सन्नाटे के बीच सोचते हुए, अगर बाकी डीमन किंग्स भी ड्रैक्सन की तरह बिहेव करेंगे तो आगे चीजें बहुत गंदी होने वाली हैं। उसे एहसास होता है कि ऑर्थोडॉक्सी का मजाक उड़ाने की कीमत उसके सोच से भी ज्यादा भारी निकलेगी। फिर भी वो मन में साफ सोचता है, अगर मुझे फिर चांस मिले तो मैं फिर वही करूंगा। ट्रैश रूल्स के आगे झुकने से अच्छा है मर जाना, वो डिसाइड करता है। इस बार सब कुछ जीरो से शुरू होगा, नींव नए सिरे से रखूंगा और पिछली जिंदगी वाली गलतियां दोबारा नहीं दोहराऊंगा। वो अपने टावर की एनर्जी पॉइंट्स चेक करता है और वहीं ठिठक जाता है, 13,000 से भी ज्यादा। बर्ड्स जेन्युइनली शॉक्ड होता है, इतने पॉइंट्स? एरियन में फेंके जाने के बाद मुझे लगा था स्टार्टिंग वैल्यू बहुत कम होगी। तभी अचानक टावर सिस्टम से एक वीडियो रिकॉर्डिंग रिसीव होती है। सेंडर 20 वेन टावर से ड्रैक्सन। बर्ड्स क्यूरियस होकर इसे प्ले करता है। वीडियो में ड्रैक्सन दिखने में दोस्ताना पर अंदर से कुछ और, गहरी हंसी के साथ बोलता है, बर्ड्स तुम्हें बधाई हो, पहली मुलाकात थोड़ी रफ रही, पर एक वेटरन डीमन किंग होने के नाते मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। वो आगे कहता है, आर्यन में जो तुमने हासिल किया वो आसान काम नहीं है, मैं इम्प्रेस्ड हूँ। बर्ड्स वीडियो देखते ही महसूस कर लेता है, इस कांग्रेचुलेशन के पीछे कुछ तो गड़बड़ है। ड्रैक्सन का टोन और एटीट्यूड खतरनाक तरीके से फेंक लग रहा है। तभी थ्रोन रूम के दरवाजे धड़ाम से खुलते हैं। गॉर्डन घबराए हुए चेहरे के साथ अंदर भागता है, लॉर्ड, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, ये 4th फ्लोर। बर्ड्स एंड गॉर्डन दोनों टावर के चौथे फ्लोर पर पहुंचते हैं और सामने का सीन देखकर बस साइलेंट रह जाते हैं। जो फ्लोर कल तक ठंडा, खाली और नंगा था, आज वहां घनी हरी घास उगी है, रंग बिरंगे फूल जमीन से फूट रहे हैं, चमकीली तितलियां हवा में उड़ रही हैं। पूरा इलाका जैसे किसी फेरी फॉरेस्ट जैसा लग रहा है। टावर के अंदर पूरा नेचुरल इकोसिस्टम बन चुका है। बर्ड्स कुछ पल के लिए शब्दों से खाली हो जाता है। तभी सिस्टम रिपोर्ट फ्लैश होती है।
चौथा फ्लोर नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसी वक्त इस गार्डन जैसी जगह के बीच से शांति से प्रिंसेस बाहर आती है और उसे स्माइल के साथ ग्रीट करती है। बर्ड्स तुरंत समझ जाता है ये सब इसी ने किया है, इसने मैजिक से पूरा फ्लोर बदल दिया। वो मन ही मन एनालाइज करता है टावर के अंदर इस स्केल पर नेचर बेस्ड मैजिक कास्ट करना। ये काम सिर्फ वही कर सकता है जो चारों एलिमेंट्स अर्थ, वाटर, विंड, फायर पर पूरा मास्टरी रखता हो। कॉन्टिनेंट पर ऐसा इंसान केवल एक है और वो 13वीं प्रिंसेस नहीं है। यंग वुमन मुस्कुराकर उसकी समझदारी कंफर्म करती है। जैसा तुमने सोचा, तुमने मुझे मेरी छोटी बहन अलीना समझ लिया था। बर्ड्स के माथे पर ठंडी पसीना आ जाता है, दिल की धड़कन तेज। अब उसे उसकी असली आइडेंटिटी समझ आ रही है। वो खुद ही अपना नाम बताती है, मैं हूं अर्नोन हिलन, हिल्ड्रिन किंगडम की पहली प्रिंसेस। बर्ड्स वहीं जम जाता है। मतलब उसने सबसे कम प्रेजेंस वाली नहीं, सीधे क्राउन प्रिंसेस उठा ली है। ये खबर हिल्ड्रिन किंगडम तक पहुंचते देर नहीं लगी। पैलेस में हड़कंप मच जाता है। किंग गुस्से से बेकाबू, फौरन सबसे ताकतवर हीरोज को बुलाओ, पूरी आर्मी तैयार करो। जिस डीमन किंग ने मेरी बेटी को छुआ भी है, मैं उसे मिटा दूंगा। वो कसम खाता है उस मूर्ख डीमन किंग की जान लेकर ही मानेगा और अपनी प्रिंसेस को वापस लाएगा। उधर टावर में अर्नोन शरारती स्माइल के साथ बर्ड्स को समझाती है, इसीलिए तो मैंने पूछा था, क्या तुम मुझे सच में हैंडल कर सकते हो? बर्ड्स सोचता रह जाता है, मैंने इसकी मना पहले डिटेक्ट क्यों नहीं की? जीनियस एलिमेंटल मेज की खबर तो मैंने सुनी थी। अर्न बताती है, ये जो रिंग मैं पहने हूं रॉयल फैमिली की एयरलूम है। ये मेरे मना को पूरी तरह छुपा देती है, इसीलिए तुम कुछ फील नहीं कर पाए। वो फिर शांत होकर पूछती है, तो अब क्या प्लान है? तुम मुझे वापस भेजना चाहते हो? बर्ड्स काफी देर चुप रहता है। अगर वो उसे सीधे छोड़े, डीमन रियल्म में उसका मजाक उड़ाया जाएगा, डीमनिक एनर्जी कलेक्ट करना और मुश्किल हो जाएगा। ऑर्थोडॉक्सी वाले उसे और भी ज्यादा प्रेस करेंगे। आखिर में वो फैसला कर लेता है, नहीं, अब जो शुरू किया है उसे पूरा करूंगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। तभी सिस्टम पिंग करता है। उसके ऊपर से रेज की एक नई वेव गुजरी है, पॉइंट्स 19,000 के पार। बर्ड्स हल्की मुस्कान के साथ कहता है, कुछ भी बदला नहीं है, तुम अभी भी मेरी होस्टेज हो। अर्न थोड़ी हैरान होती है, फिर गहरी नजर से उसे देखने लगती है, जैसे उसके अंदर कुछ और पढ़ने की कोशिश कर रही हो। कट बैक टू हिल्ड्रिन किंगडम। पैलेस के अंदर कियोस और गुस्सा छाया हुआ है। किंग दहाड़ते हुए चिल्लाता है, उस मूर्ख डीमन किंग को ढूंढो, उसे खत्म करो और मेरी बेटी को वापस लाओ। काउंसलर घबराकर समझाने की कोशिश करता है, महाराज, हमें अभी तक पता भी नहीं किस डीमन किंग ने यह किया है। किंग और भड़क उठता है, मेरी बेटी किडनैप हो गई और तुम लोग बस बहाने बना रहे हो। तभी एक आदमी आगे आता है और कहता है, आपकी हाइनेस, इस अपहरण में कुछ अजीब बात है। वो बताता है, हाल ही में लस्ट डीमन किंग एक प्रिंस को किडनैप करने की कोशिश में हराया जा चुका है। काउंसलर ये सुनकर एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। दोनों किडनैपिंग केस इतने क्लोज टाइम में। किंग अपने थ्रोन की आर्मरेस्ट इतना जोर से पकड़ता है कि लकड़ी चीखने लगती है। नफरत भरी आंखों से वो निष्कर्ष निकालता है, ये जरूर एरियन से आए किसी नए डीमन किंग का काम है। उसी वक्त एक सोल्जर रिपोर्ट करता है, टेलीपोर्टेशन मैजिक के निशान उत्तरी दिशा में मिले हैं महाराज। किंग पूछता है, डेस्टिनेशन? सोल्जर जवाब देता है, एयरजस्ट माउंटेन्स। दूर बर्फीले पहाड़ों के बीच बर्ड्स का टावर खड़ा है, चुपचाप, जैसे किसी तूफान का इंतजार कर रहा हो। गॉर्डन गंभीर टोन में कहता है, हिल्ड्रिन की आर्मी जल्दी यहां होगी लॉर्ड, क्या आप वाकई उन्हें संभाल पाएंगे? बर्ड्स के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट शातिर सी स्माइल आती है। वो कहता है, चिंता मत करो, हिल्ड्रिन की आर्मी टावर तक पहुंचेगी ही नहीं। वो एक्सप्लेन करता है, हमारा टावर एक्सट्रीम नॉर्थ में है, हिल्ड्रिन एक्सट्रीम साउथ में। बीच में जितने भी देश पड़ते हैं वो अपनी जमीन पर एक फ्यूरियस किंगडम की फौज मार्च करने नहीं देंगे। मतलब उन्हें मजबूरी में हीरोज गिल्ड को हायर करना पड़ेगा प्रिंसेस को छुड़ाने के लिए। हिल्ड्रिन का किंग बावले गुस्से में हीरोज गिल्ड को तुरंत संपर्क करने का हुक्म देता है। गिल्ड में बैठकर सब गप मार रहे हैं। एक कहता है, सुना है किसी नए डीमन किंग ने हिल्ड्रिन की प्रिंसेस उठा ली है। दूसरा बोलता है, हाँ, टारगेट लोकेशन एयरजस्ट माउंटेन्स। वहीं तो मॉन्स्टर्स के झुंड घूमते हैं, कोई पागल ही होगा जो वहां जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होने के बावजूद हीरोज गिल्ड सीधा मना कर देती है। उन्हें अपने प्रॉफिट से प्यार है, जान से नहीं। बर्ड्स गॉर्डन को समझाता है, हीरो ऑनर वगैरह बस कहानी की किताबों में होता है। आर्यन के हीरो पहले गोल्ड गिनते हैं, फिर रिस्क। गॉर्डन अंदर ही अंदर हैरान होता है, मेरा लॉर्ड सब पहले से कैलकुलेट कर चुका है, जैसे पहले भी यहाँ आ चुका हो। बर्ड्स जानता है हीरोज की टीम जुटने में टाइम लगेगा, फिर उन्हें यहाँ तक पहुंचने में और भी टाइम लगेगा। वो अपनी एनर्जी चेक करता है, फिर भी समझ जाता है डायरेक्ट फाइट में हीरो आर्मी को रोकने के लिए उसके पास अभी भी काफी कम है। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है, कैसे उन हीरोज ने उसका टावर चीर कर रख दिया था और कैसे वो उनकी ओवरवेलमिंग ताकत के आगे बेबस हो गया था। इस बार वो अलग रास्ता चुनता है। वो गॉर्डन को कहता है, ड्रैक्सन से संपर्क करो, उसे बताओ मैं डेमोनिक एनर्जी बेचने को तैयार हूँ। गॉर्डन का मुंह खुला रह जाता है, डेमोनिक एनर्जी बेचना? वो लगभग चीखते हुए कहता है, ये तो सपनों की करेंसी है लॉर्ड, इसी से तो डीमन अपनी लिमिट्स तोड़ते हैं। बर्ड्स शांत दिमाग से जवाब देता है, हीरोज से टकराने के लिए मेरे पास अभी पर्याप्त डीमनिक एनर्जी नहीं, लेकिन ह्यूमन गोल्ड से मैं बहुत कुछ खरीद सकता हूँ। कट सीन, होल्टन फोर्ट्रेस सिटी जो एयरजस्ट माउंटेन्स के पास बसी है।
शहर में आम जिंदगी चल रही है, कारवां, मार्केट, मर्सनरी, शराब खाने। बर्ड्स साधारण इंसान की तरह डिस्गाइज में सिटी गेट पर पहुंचता है। 2 गार्ड्स उसे रोकते हैं। कौन हो, कहाँ जा रहे हो? बर्ड्स स्मूथली कहता है, मैं एक मर्सनरी हूँ, माउंटेन्स की तरफ काम तलाशने जा रहा हूँ। गार्ड्स शक भरी नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक देखते हैं। अकेला और जस्ट की तरफ? बर्ड्स बिना बहस किए एक गोल्ड कॉइन उनकी तरफ उछालता है। ये आपका सिक्योरिटी चेक है। गोल्ड देकर गार्ड्स के चेहरे नरम पड़ जाते हैं। वो बेमन से रास्ता खोल देते हैं। जा, जल्दी निकल जा। शहर में घुसते ही बर्ड्स सोचता है, मुझे एक ऐसा गाइड चाहिए जो इस इलाके के सारे अंदरूनी रास्ते जानता हो और थोड़ा लालची भी हो, ताकि मैं उसे अपने हिसाब से चला सकूं। वो भीड़भाड़ वाली सड़कों से गुजरता हुआ मर्सनरी गिल्ड की तरफ बढ़ता है। अंदर कुछ मर्सनरी अलसाए हुए बैठे हैं। एक मोटा सा कैप्टन बोलता है, ये जगह बढ़िया है, मैं तो यहां से हिलना ही नहीं चाहता। सोल्जर्स मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं, हम बस बाद में लूट उठाते हैं। दूसरा पूछता है, अरे सुना नहीं क्या, नए डीमन किंग ने राजकुमारी उठा ली है। तीसरा कहता है, और हीरोज गिल्ड ने उसका कॉन्ट्रैक्ट भी ठुकरा दिया है। डेस्टिनेशन एयर जस्ट माउंटेन्स बोलते ही सब डर गए। कैप्टन हंसता है, ये सब फालतू अफवाहें हैं, हीरोज गिल्ड को तो बस ज्यादा पैसे चाहिए थे। तभी पीछे से बिल्कुल शांत आवाज आती है, लगता है तुम लोगों को सिचुएशन की अच्छी जानकारी है। कैप्टन चौंक कर मुड़ता है और अचानक सामने खड़े अजनबी से टकराकर पीछे की तरफ धड़ाम से गिर जाता है। सारे मर्सनरी उस अजनबी को घूरते हैं। वो है बर्ड्स। वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम लोग परफेक्ट हो, मुझे ठीक ठीक उसी किस्म का गाइड चाहिए। मर्सनरी तुरंत भड़क जाते हैं, ये हमें हायर करने आया है या इंसल्ट करने? कई लोग हथियार निकालकर घेर लेते हैं, चाहे जो भी हो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बर्ड्स बिना घबराए उनके पहले स्विंग को हल्के से डॉज कर लेता है, फिर जवाब में कुछ तेज साफ पंच मारता है। एक एक करके मर्सनरी उड़ते जाते हैं, दीवारों से टकराते हैं, टेबल टूटते हैं। उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ हॉल में मौजूद सबको हिला देती है। एक भारी भरकम बंदा क्लब लेकर उसकी तरफ झपटा है। बर्ड्स एक हाथ से क्लब को हवा में रोक देता है, दूसरे हाथ से क्लब तोड़ता है और उसी मोमेंट उसके चेहरे पर ऐसा पंच मारता है कि वो वहीं ढेर हो जाता है। ऊपर वाले फ्लोर से कुछ आर्चर्स तीर चलाते हैं। शूश। बर्ड्स लाइट फुटवर्क में सब एरोस से बच निकलता है, फिर मजे मजे में एक टेबल उठाकर ऊपर की बालकनी पर फेंक देता है। आर्चर्स टेबल के साथ ही उड़कर गिरते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरी गिल्ड हॉल कराहते हुए मर्सनरी से भर जाता है। बाहर से कोई मैज खिड़की से झांक कर कहता है, फिर से ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, इनको थकान नहीं होती क्या? अंदर बर्ड्स गिरे हुए कैप्टन के पास पहुंचता है, उसके कॉलर से पकड़कर उठाता है, तुम्हें एक सवाल का जवाब देना है। बताओ, यहाँ का ह्यूमन मार्केट कहाँ है? अगर सही सही बताया तो आज तुम बच जाओगे। सीन कट होता है एक बड़े आलीशान ऊंची दीवारों और पेड़ों से घिरे हवेली नुमा मैंशन पर। यही है ह्यूमन मार्केट का ठिकाना। बर्ड्स और वही कैप्टन गाइड अब उसके साथ हैं, डिस्गाइज में उस मैंशन के अंदर की तरफ बढ़ते हुए। अंदर लोहे के पिंजरों में कैदी लोग बंद हैं। गाइड मुस्कुराकर पूछता है, ये देखो, ये लोग पसंद हैं क्या? ये भी अच्छे दाम में बिकेंगे? बर्ड्स हल्के से पूछता है, कुछ ज्यादा रेयर चीज नहीं है? फिर वो गोल्ड से भरी एक छोटी थैली उसके हाथ में फेंकता है। लालच तुरंत गाइड की आंखों में झलकता है, आपके लिए तो खास चीज भी है। आइए नीचे चलते हैं। वो दोनों पत्थर की सीढ़ियों से तहखाने की तरफ उतरते हैं, जहां सबसे कीमती सामान रखा जाता है। बाद में टावर में वापस बर्ड्स गॉर्डन को समझा रहा होता है, ह्यूमन दुनिया में गोल्ड हर दरवाजा खोल सकता है। अगर हमारे पास काफी पैसा हो तो हम ऐसे लोग खरीद सकते हैं जो हीरोज के बीच रहकर हमारे लिए काम करें। उसका टारगेट है एक एल्फ जिसकी ईमानदारी और जिद पूरे कॉन्टिनेंट में मशहूर हो। उसे लगता है अगर वो ऐसे एल्फ को स्पाई बना दे तो हीरोज के बीच कंफ्यूजन और क्योस फैल जाएगा, जो उसके लिए परफेक्ट होगा। इधर हिल्ड्रन किंगडम में एक हीरो हिलन कार्गल किंग के सामने झुकर कहता है, मैं ये मिशन स्वीकार करता हूँ। वो वादा करता है, मैं प्रिंसेस को वापस लाऊंगा और डीमन किंग का सिर आपके पैरों में रखूंगा। दृढ़ आंखों में आग लिए वो अपनी खतरनाक यात्रा के लिए निकल पड़ता है। उधर ह्यूमन मार्केट के अंदर बर्ड्स डील फाइनल कर चुका है। मुझे एक एल्फ चाहिए। गाइड पैसे पकड़कर डरते डरते पूछता है, आप अकेले अंदर रहोगे उसके साथ? बर्ड्स शांत टोन में कहता है, हाँ, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं मानूंगा कि गलती तुम्हारी थी। गाइड चेहरे पर मजबूरी का भाव लिए पीछे हट जाता है। बर्ड्स उस पिंजरे के सामने खड़ा होता है जहां एक एल्फ जंजीरों से बंधा बैठा है। उसकी आंखों में थकान है पर गरिमा अभी भी बाकी है। बर्ड्स उसे गौर से देखता है और मन ही मन सोचता है, जिस कौम ने कभी वर्ल्ड ट्री की कसम खाकर सारी दुनिया को चैलेंज किया था, आज वो यहाँ इस हालत में है। फिर वो अपना हाथ बढ़ाकर मैजिक से उस एल्फ की जंजीरें तोड़ देता है। एल्फ तुरंत डेमोनिक एनर्जी की लहर महसूस करता है। तू डीमन है? तुझे मुझसे क्या चाहिए? बर्ड सीधा ऑफर रखता है, रिवेंज, उन इंसानों से जिन्होंने तुम्हें पकड़कर इस तरह बेचा और बेइज्जत किया। एल्फ कड़वाहट के साथ कहता है, मैं इंसानों से नफरत करता हूं पर डीमंस पर भरोसा भी नहीं करता। बर्ड्स जवाब देता है, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं। अगर तुम 50 साल तक मेरे प्रति वफादार रहो तो मैं तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी आजादी और एक दिन तुम्हें पूरी तरह मुक्त करने की गारंटी देता हूं। वो जोड़ता है, एल्फ के लिए 50 साल क्या होते हैं, नींद के एक लंबे झपकी से ज्यादा नहीं, और इसके बदले तुम्हें ऐसे इंसानों से बदला लेने का मौका मिलेगा जिन्होंने तुम्हें यहां फेंका है। एल्फ कड़वी हंसी से कहता है, तुम डीमन हो, तुम्हारा मकसद वर्ल्ड ट्री को जलाना है और तुम मुझसे मदद मांग रहे हो। बर्ड्स ईमानदारी से मान लेता है, हाँ,
तुम्हारी बात सही है। फिर शातिर स्माइल के साथ कहता है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी डील दे रहा हूं जिससे पीछे हटना मेरे लिए भी नामुमकिन हो। वो कसम खाता है, मैं डीमन किंग स्टैंडर्ड्स की कसम खाता हूं, मैं वर्ल्ड ट्री को हाथ भी नहीं लगाऊंगा और जो वादा अभी कर रहा हूं उसे निभाऊंगा। बदले में वो एल्फ से कहता है, तुम वर्ल्ड ट्री की कसम खाओ कि 50 साल तक तुम मेरे प्रति वफादार रहोगे। एल्फ ये सुनकर चौंक जाता है, अजीब है, डीमन का इतनी भारी कसम खाना। थोड़ी देर सोचकर वो धीरे धीरे सर हिलाता है, ठीक है, अगर तुम इतना आगे जा रहे हो तो मैं भी तुम पर मौका ले सकता हूँ। वो अपना नाम बताता है, मैं हूँ ग्रेनाडा ऑफ मेपल ट्राइब। जब मैं अपने मालिक को देखूंगा तब अपनी कसम पूरी तरह लूंगा। बर्ड्स हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तो अभी देख लो, मैं ही हूँ वो डीमन किंग जिसने तुम्हें रिक्रूट किया है। कुछ पल के लिए ग्रेनाडा का दिमाग ब्लैंक हो जाता है। क्या तू डीमन किंग अपने टावर से बाहर लोग खरीदने घूम रहा है? वो हंसते हंसते कहता है, जितने मैं डीमन किंग्स के बारे में जानता हूं वे अपने टावर से दूर जाकर इतने कमजोर हो जाते हैं कि इंसान की तरह भी नहीं लड़ पाते। अगर तू सच में डीमन किंग है तो मैं 50 नहीं सीधे 100 साल की वफादारी दूंगा। कट वापस बर्ड्स टावर। ग्रेनाडा को 5वीं मंजिल तक लाया जाता है। वो इधर उधर देखता है और दंग रह जाता है। ऊपर तक खाली फ्लोर, कोई मॉन्स्टर नहीं, कोई डिफेंस नहीं। वो चिल्लाता है, ये कैसा टावर है, सब फ्लोर खाली, ये तो सीधा धोखा है। वो 4th फ्लोर देखता है, बस नेचर, फूल, पेड़ पौधे, कोई गार्डियन नहीं। वो फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, ऐसी हालत में तो हम 1 साल भी नहीं टिकेंगे। पहले हीरोज का हल्ला पड़ेगा और टावर साफ। बर्ड्स उसे शांति से याद दिलाता है, कॉन्ट्रैक्ट याद है ना, 100 साल। फिर अपनी डेमोनिक एनर्जी हल्के से रिलीज करता है। प्रेशर इतना भारी होता है कि ग्रेनाडा की टांगें लड़खड़ाने लगती हैं। उसे याद आता है, रास्ते में किसी मॉन्स्टर ने हम पर हमला नहीं किया था, क्योंकि वो सब डीमन किंग की मौजूदगी महसूस कर चुके थे। आखिरकार एल्फ घुटनों पर बैठ जाता है। मैं ग्रेनाडा ऑफ द मेपल ट्राइब वर्ल्ड ट्री की कसम खाकर 100 साल की वफादारी की शपथ लेता हूँ। वो सोचता है, शायद मैं इस शैतान की प्लानिंग में एक अहम मोहरा बनूंगा और उसी के सहारे अपना बदला भी ले पाऊंगा। लेकिन उसी वक्त बर्ड सबसे अनएक्सपेक्टेड बात कहता है, फिलहाल तुम किचन में जाओ, आज का खाना तुम बनाओगे। ग्रेनाडा का मुंह खुला रह जाता है। क्या? वो तो सोच रहा था उसे तुरंत किसी खतरनाक मिशन पर भेजा जाएगा, कोई बड़ा स्पाई वगैरह बनाया जाएगा, और यहाँ वो डीमन किंग उसे कुक बना रहा है। मजबूरन एल्फ किचन में जाकर खाना बनाना शुरू करता है। इधर किचन में अर्नोन भी आ जाती है, मैं मदद करूं? अब ग्रेनाडा पूरी तरह कंफ्यूज। 5वें फ्लोर के डाइनिंग हॉल में बर्ड्स, गॉर्डन, अर्न और ग्रेनाडा एक टेबल पर बैठते हैं। फाइनली साइलेंस तोड़ते हुए ग्रेनाडा पूछता है, क्या वो लड़की हिल्ड्रेन की प्रिंसेस है? बर्ड्स शांत टोन में जवाब देता है, हाँ, अर्न हिल्ड्रेन, हिल्ड्रेन किंगडम की पहली प्रिंसेस। ग्रेनाडा कुर्सी से आधा उठ जाता है, तुम पागल हो क्या? तुमने क्राउन प्रिंसेस को किडनैप किया है? तुम सच में जीना नहीं चाहते? वो सिर पकड़कर बड़बड़ाता है, एम्प्टी टावर, कोई डिफेंस नहीं, फ्लोर्स खाली, हम हीरो आर्मी को कैसे रोकेंगे? बर्ड्स शांति से अपना कप उठाता है, एक घूंट लेता है और कहता है, यही तो वजह थी कि मैंने तुम्हें खरीदा। अब चुपचाप बैठो और खाना खाओ। और खाना? एल्फ अभी भी टेंशन में बैठा है। टेबल पर सब खाना खा रहे हैं और वो इन तीनों को देख देकर और ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है। बर्ड्स आराम से एक बाइट लेता है और सिर हिलाकर बोलता है, टेस्ट काफी अच्छा है। अर्नोन स्माइल करते हुए शराफत से कहती है, मैंने भी थोड़ी मदद की थी ना, इसलिए। ये सुनते ही ग्रेनाडा के दिमाग में अलार्म बज जाते हैं। एक तरफ डीमन किंग, दूसरी तरफ क्राउन प्रिंसेस, ऊपर से वो खुद किचन में कुक। उसका दिमाग बोल रहा है, ये कहाँ फंस गया मैं? कुछ देर बाद बर्ड्स और ग्रेनाडा 4थे फ्लोर पर होते हैं। आसपास वही हरा भरा गार्डन, फूल, तितलियां, नरम हवा। बर्ड्स गार्डन को देखते हुए सीरियस टोन में कहता है, अगर हीरोज यहाँ तक आ गए तो ये हमारे लिए गेम ओवर होगा। वो ग्रेनाडा की तरफ मुड़कर असली बात बताता है, इसलिए तू नीचे ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर मेरी जगह डिसरप्शन करेगा, लोगों के बीच घूमेगा, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा, हीरोज के अंदर से ही केओस फैलाएगा। एल्फ की आंखें फैल जाती हैं, मतलब मैं ही तुम्हारा स्पाई बनूंगा? बर्ड्स मुस्कुराकर सिर हिलाता है, सही समझा, लेकिन उससे पहले मुझे तेरी असली स्किल्स देखनी होंगी। वो हल्के स्ट्रेच करते हुए बोलता है, चल एक छोटा सा मैच करते हैं। ग्रेनाडा कंफ्यूज, फिलहाल यहीं, अभी? बर्ड्स मजे से कंधे घुमाता है, हाँ, मैं एक हाथ से लड़ूंगा, डेमोनिक एनर्जी यूज नहीं करूंगा। अगर तू मुझे हरा पाया तो कॉन्ट्रैक्ट के साल कम कर दूंगा। एल्फ की आंखों में तुरंत आग आ जाती है। फ्रीडम का शब्द सुनते ही उसकी नस नस जाग जाती है। ठीक है, ये डील मुझे मंजूर है, वो बोलता है और पूरी सीरियसनेस के साथ फाइट स्टांस ले लेता है। फाइट शुरू होते ही ग्रेनाडा आगे की तरफ डैश मारता है। उसकी मूवमेंट अविश्वसनीय रूप से फास्ट थी। फ्लोर से मानो हवा की लहर उठी है। वो बर्ड्स पर तेज तेज पंच, किक और स्लैश जैसे कॉम्बोज बरसा देता है और साथ साथ एनवायरनमेंट की मना खींचकर अपने अटैक को और भारी बना देता है। बर्ड्स हर अटैक को आखिरी सेकंड पर एक ही हाथ से ब्लॉक या पारी कर रहा था। वो बीच बीच में हंसकर बोलता है, तेरी फॉर्म बुरी नहीं है, तूने 4थे फ्लोर की मना भी सोख ली है ना? ग्रेनाडा गुस्से में चीखता है, तुमने गलत ओपोनेंट और गलत जगह चुनी, ये फ्लोर मेरी टेरिटरी है। वो दोनों हाथ जमीन की तरफ फैलाता है। फौरन गार्डन की घास और बेलें जिंदा होकर उठने लगती हैं। थिक वाइन बर्ड्स की टांगों से लिपटी हैं, कमर, सीना, बाजू एक एक करके उसे पूरा बांध लेती हैं। कुछ सेकंड में बर्ड्स पूरी तरह बेलों में जकड़ा हुआ खड़ा है, जैसे कोई पेड़ में फंसा हुआ इंसान। ग्रेनाडा की आंखों में जीत की चमक आ जाती है। बस अब ये खत्म है, मैं अपने 50 साल वापस लेने वाला हूँ। वो मना चार्ज करता है, फाइनल ब्लो के लिए आगे झपटा है। तभी बर्ड्स हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है,
मेरे लिए तो बस इतनी टेस्ट काफी थी। अगले ही पल उसके शरीर के चारों ओर डार्क ऑरा भड़क उठती है। स्किन के नीचे से काले स्केल्स झलकते हैं, आंखों में पर्पल लाइट चमकती है, पीठ के पीछे से डेमोनिक विंग्स जैसी परछाई बनती है। वो पूरी डेमोनिक फॉर्म में नहीं जाता, बस इतना कि एल्फ को याद रहे कि सामने वाला असल में है कौन। वाइनें उसके शरीर से जैसे खुद ब खुद सूख कर झरने लगती हैं। बर्ड्स बोलता है, मैंने कहा था डेमोनिक एनर्जी यूज नहीं करूंगा, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल तो कर सकता हूं ताकि तुझे गलती से मार ना दूं। ग्रेनाडा वहीं रुक जाता है, उसकी सांस अटक जाती है। जो ऑरा वो महसूस कर रहा था वो किसी नॉर्मल डीमन का नहीं था। डर उसके चेहरे पर साफ दिखता है और वो रिट्रीट करने लगता है। तुम मजाक कर रहे थे क्या अभी तक? जवाब देने से पहले ही टावर के अंदर कहीं गहराई में एक जबरदस्त धमाका गूंजता है। सारी बिल्डिंग हल्की सी हिल जाती है और बाहर की बर्फीली पहाड़ियों में उसकी आवाज गूंजकर वापस आती है। कट। सीन बदलता है। हॉट और वर्क नाम की मर्सनरी हेडक्वार्टर्स में जिंदगी नॉर्मल चल रही है। वही मर्सनरी कैप्टन जो पहले बर्ड्स के हाथों पिट चुका था, अब चेहरे पर खुशी और आंखों में गोल्ड की चमक लिए गिल्ड हॉल में एंट्री करता है। बर्ड्स उसके सामने खड़ा है, इंसान के डिस्गाइज में, मगर वही पहचानी हुई ठंडी आंखें। मैं तुम्हें और तुम्हारी टीम को 1 साल के लिए हायर करना चाहता हूँ, बर्ड्स कहता है। कैप्टन की आंखों में डॉलर साइन चमकने लगते हैं। 1 साल? बजट कितना रख रहे हो आप? बर्ड्स बिना कुछ बोले सोने से भरी एक भारी थैली सारे गिल्ड के सामने फेंक देता है। थैली फर्श पर पड़ते ही सिक्के खनकते हैं और पूरा हॉल साइलेंट हो जाता है। मर्सनरी एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। इतना गोल्ड? कैप्टन एक सेकंड भी नहीं गंवाता। वो घुटनों पर हाथ रखकर जोर से बोलता है, ठीक है, आज से तुम ही हमारे मेन क्लाइंट हो, हम तुम्हारे लिए जान लगा देंगे। बाकी मर्सनरीज भी अपनी अपनी स्टाइल में कैप्टन के साथ लॉयल्टी स्वेयर कर देते हैं। बर्ड्स उन्हें एक आखिरी कंडीशन बताता है, एक आदमी हमेशा मेरे साथ रहेगा ताकि मेरे ऑर्डर्स सीधे तुम्हारी टीम तक पहुंचते रहें। कैप्टन तुरंत हाँ कर देता है। इतने गोल्ड के सामने कौन तर्क करेगा? तभी पीछे से हल्की लंगड़ाहट के साथ ग्रेनाडा अंदर आता है। चेहरे पर नीला पीला निशान, कपड़ों पर हल्का मिट्टी, पर आंखों में अभी भी थोड़ी शान बची है। वो सामने आकर बोलता है, मैं हूं ग्रेनाडा, आज से मैं तुम्हारी टीम का नया मेंबर हूं। मर्सनरीज उसे देखते ही जम जाते हैं। ये वही एल्फ था जिसे उन्होंने मार्केट में जंजीरों में देखा था, और अब वो खुद चलकर उनके बीच आकर खड़ा है। और ये भी सच है कि वो उस पागल डीमन किंग के साथ फाइट करके लौटा है। डर, रिग्रेट और रेस्पेक्ट तीनों उनकी आंखों में साफ दिखते हैं। किसी को याद आता है कैसे बर्ड्स ने उन्हें अकेले 2-4 पंच में जमीन चटा दी थी। अब वही डीमन किंग इस एल्फ को अपनी जेब में लेकर घूम रहा है। माहौल भारी हो जाता है, फिर अचानक कोई बोल उठता है, ठीक है भाई, अब तुम हमारे साथी हो। धीरे धीरे सारा स्क्वाड ग्रेनाडा के पास आता है, उसकी पीठ थपथपाता है, कंधे पर हाथ रखता है। एक तरह का हास्यास्पद सा ग्रुप हग सीन बन जाता है, जिसमें डर भी है और नई पार्टनरशिप की इज्जत भी। बर्ड्स ये सब दूर से देखता है और मन में सोचता है, ये लोग मीडियोकर हैं लेकिन लड़ाई का तजुर्बा काफी है, और सबसे जरूरी बात, इन जैसे लोग बहुत रेयर होते हैं। उसके दिमाग में दूसरी तरफ की इमेज आती है, हिल्ड्रिन का हीरो, हिलन कार्गल, डीमन स्लेयर। उसे पता है ये आदमी जरूर आगे आएगा। वो मर्सनरीज को पहला मिशन देता है, हीरोज की मूवमेंट इन्वेस्टिगेट करो, उनके करीब रहो, ट्रस्ट बनाओ, पर अपनी असली साइड मत दिखाना। ग्रेनाडा, तुम इन्हीं के साथ जाओगे। मर्सनरीज जोश में चिल्लाते हैं, मिशन एक्सेप्ट करते हैं और तुरंत तैयारी में जुट जाते हैं। उधर टावर में बर्ड्स अपने मॉनिटरिंग स्क्रीन के सामने खड़ा है। अब जबकि ग्रेनाडा और मर्सनरी स्क्वाड हीरोज पर नजर रखेंगे, उसे अपना मैन काम याद आता है। अब मेरी बारी है स्ट्रांग बनने की। वो टावर के इंटरफेस पर डेमोनिक एनर्जी के ऑप्शन देखता है। या तो टावर अपग्रेड कर सकता है या खुद का लेवल बढ़ा सकता है। अभी उसकी नजर एक खास चीज पर है, स्पिरिट फ्लावर। वो गॉर्डन को समझाता है, अर्जेस्ट माउंटेन्स में नेचर अभी तक काफी हद तक अनटच्ड है, वहीं स्पिरिट फ्लावर्स पनपते हैं। ये फूल आसपास की मना सोख सोख कर उसे बेहद रिफाइंड प्योर एनर्जी में बदल देते हैं। ये सच में ट्रेजर है। बर्ड्स कहता है, मैं कुछ स्पिरिट फ्लावर्स ढूंढने जा रहा हूं, अगर इन्हें सही तरह यूज किया तो मेरी पावर कहीं और लेवल पर चली जाएगी। गॉर्डन तुरंत टेंशन में आ जाता है, लॉर्ड, बिना तैयारी के बाहर जाना रिस्की है, मॉन्स्टर्स पहले ही मौका देकर हमला कर देंगे। बर्ड्स कंधे उचकाता है, मॉन्स्टर्स मैं संभाल लूंगा, असल मुश्किल ये होगी कि फ्लावर्स ढूंढूं कैसे, हमारे पास कोई मना डिटेक्टर नहीं है। तभी दरवाजे पर टक 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 की आवाज आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब ये कौन है? दरवाजा खुलता है और अंदर आती है अर्नोन, सर पर हल्का सा स्लाइम लगा हुआ, जैसे किसी ने उसकी हेयर स्टाइल पर जेल की जगह कीचड़ डाल दिया हो। वो कैजुअल टोन में पूछती है, डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? तुम लोग बिजी तो नहीं हो? बर्ड्स और गॉर्डन दोनों के चेहरे पर एक साथ 3-4 इमोशन आ जाते हैं, कंफ्यूजन, सरप्राइज और थोड़ा डर भी। सीन कट। अब बर्ड्स और अर्नोन टावर छोड़कर बाहर निकल चुके हैं। उसके आसपास उसके कई स्पिरिट्स हल्के हल्के तैर रहे हैं, आग, बर्फ, हवा, छोटे छोटे एलिमेंटल साथी जैसे। अर्नोन उत्साहित होकर बोलती है, तुमने कहा था 4th फ्लोर डेकोरेट करने दोगे, याद है? तो मुझे स्पिरिट फ्लावर्स ढूंढने दो, फिर तुम देखना मैं क्या बनाती हूँ। बर्ड्स सोचकर कहता है, ठीक है, फ्लावर्स ढूंढने में मदद करोगी तो तुम्हें भी फायदा होगा। अर्नोन खुश हो जाती है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं यूं टावर के बाहर भी निकल पाऊंगी, अच्छा हुआ आज किया। वो अपने एक फायर स्पिरिट को प्यार से हाथ से छूती है, जैसे कोई पालतू जानवर हो, और जर्नी के लिए तैयार हो जाती है।
बर्ड्स उसे बाहों में पकड़ता है, कस के पकड़ धना। गिर गई तो सीधा दूसरी दुनिया, और अपने काले डीमनिक विंग्स पूरा फैलाकर आसमान में तेजी से उड़ान भरता है। अर्नोन अचानक लगी स्पीड से हल्की चीख निकलने से पहले ही आंखें कसकर बंद कर लेती हैं। काफी देर बाद हल्की हवा, धूप और ऊंचाई का एहसास लेकर धीरे धीरे आंखें खोलती है। उसके सामने दुनिया बर्फीले पहाड़ों, दूर दूर तक फैले जंगलों और सफेद बादलों के बीच फैली हुई है। वो अंदर ही अंदर सोचती है, किडनैपिंग के दिन मैंने ये सब देखा ही नहीं था, बस डर, अंधेरा और ठंडी हवा महसूस की थी। मेरी जिंदगी हमेशा ट्रेनिंग और स्टडी से भरी रही। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऊपर से ये सब देख पाऊंगी। वो हल्की हंसी के साथ कहती है, शायद मैं पहले अगर फिर से ऐसी हरकत की ना तो सीधे तुझे अंडरग्राउंड प्रिजन में भेज दूंगा। अर्नोन फौरन हाथ जोड़ते हुए टोन बदलती है। सॉरी, कमांड दीजिए लॉर्ड बर्ड्स। वो ऑर्डर देता है। अपने स्पिरिट्स यूज करो, स्पिरिट फ्लावर्स की मना सिग्नेचर ढूंढो। उसके स्पिरिट्स उनसे थोड़ा दूर जाकर आकाश में घूमते हैं, जैसे उन्हें अलविदा कह रहे हों। जल्दी वापस आना और जिंदा रहना। बर्ड्स मन में सोचता है, थोड़ा टाइम लगेगा, मगर इन फ्लावर्स को ये स्पिरिट्स हमसे जल्दी ढूंढ लेंगे। अचानक अर्नोन जोर से चिल्लाती है, रुको, नीचे देखो, वहां एक है। बर्ड्स नीचे की तरफ झुकर देखता है। बर्फ के बीचों बीच एक चमकता हुआ फूल, हल्की नीली, बर्फ जैसी ठंडक लिए शाइन करता हुआ। आइस स्पिरिट फ्लावर। दोनों नीचे लैंड करते हैं, लेकिन वहां पहले से कुछ और मौजूद है। ऑगर्स का एक झुंड, भारी भरकम, सींग वाले, जमीन से उठती हुई भारी सांसें। उनकी नजरें सीधे उसी फ्लावर पर टिकी हैं। बर्ड्स उन्हें देखता है और एक राजा वाले अंदाज में बोलता है, तुम सब डीमन डिसेंडेंट हो, मैं डीमन किंग बरदादास हूं। ये जगह और ये फ्लावर अब मेरे हैं, शांति से हट जाओ। ओगर्स गुर्राते हैं, हमें नहीं पसंद, ये हमारा इलाका है, हम यहीं मरेंगे, पर ये फ्लावर नहीं छोड़ेंगे। बर्ड्स हल्का सा हंसता है। गॉर्डन सही कहता था, मॉन्स्टर्स का दिमाग सिर्फ दो चीज समझता है, मारो या मरो। उसका शरीर डेमोनिक फॉर्म में शिफ्ट होने लगता है। काला धुआं, पर्पल लाइट, खतरनाक ओरा पूरे मैदान में फैल जाती है। तो ठीक है, वो कहता है, चलो तुम्हें राख बना देता हूं। ओगर्स गरजते हुए अटैक के लिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा है हम उसे बचाएंगे, इंट्रूडर को मारो, खाओ। बर्ड्स अपनी डेमोनिक एनर्जी एक जगह कंसंट्रेट करता है। उसके हाथों से काली बैंगनी फ्लेम्स उठती हैं और वो उन्हें आगे की तरफ छोड़ता है। ब्लैक फ्लेम्स ऑगर्स को घेर लेती हैं, उनकी त्वचा जलती है, चीखें बर्फीली हवा में गूंजती हैं। इसी बीच एक ऑगर सबसे कमजोर लगने वाली टारगेट की तरफ बढ़ता है, अर्नोन। वो डर के मारे पीछे हटती है, लेकिन बर्ड्स तुरंत उसके और ऑगर के बीच आ खड़ा होता है। वो एक गोल सा डेमोनिक एनर्जी का स्फीयर बनाता है और उसे सीधा आगे फेंकता है। एक विशाल पर्पल वेव फील्ड पर फैलती है, ऑगर्स को पीछे धकेल देती है। अर्नोन दूर से ये सब देखती है। वो सोचती है, ऑगर्स कोई मामूली दुश्मन नहीं है, फिर भी ये उन्हें ऐसे काट रहा है जैसे घास हो। वो मन ही मन मानती है, ये डीमन किंग मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक है। बर्ड्स हाथ बांधकर खड़ा है, जैसे बस वार्म अप कर रहा हो। वो आखिरी बार अपनी पूरी पावर रिलीज करता है और कुछ ही पलों में ऑगर्स की बॉडीज बर्फ पर बिखरी पड़ी होती हैं। अर्नोन आगे बढ़कर आइस स्पिरिट फ्लावर के पास जाती है। वो उसकी प्योर मना महसूस करती है और लगभग मोहित हो जाती है। ये तो सच में खूबसूरत है, बर्ड्स पीछे से बोलता है। इस पर लार मत टपकाओ, लालच में पड़ी तो बुरी तरह पछताओगी, पर अगर तुम और फ्लावर्स ढूंढने में मदद करोगी तो एक अपने लिए रख सकती हो। दोनों आगे और फ्लावर्स की तलाश करते हैं, लेकिन चाहे अर्नोन कितनी भी कोशिश करे, उन्हें दूसरा स्पिरिट फ्लावर नहीं मिलता। बर्ड्स वापस अपने टावर की ओर देखता है, जो दूर पहाड़ों के बीच खड़ा है। वो सोचता है, अर्नोन को किडनैप करना शायद बड़ी गलती भी थी और शायद मेरी सबसे बड़ी जीत भी। ये लड़की मेरे काम आएगी, शायद जितना मैं अभी सोच भी नहीं पा रहा। बाद में अर्नोन 4th फ्लोर पर आराम से सो रही होती है, बर्ड्स की कोट से ढकी हुई, अपने स्पिरिट से घिरी, जैसे कोई छोटा सुरक्षित कैंप हो। उधर गॉर्डन रिपोर्ट लेकर आता है, लॉर्ड, ग्रेनाडा का मैसेज आया है। बर्ड स्पीड देकर थोड़ा इंप्रेस होता है, इतनी जल्दी? गॉर्डन बताता है, हिल्टन की कैपिटल से हिलन कार्गल और 30 से ज्यादा हीरोज निकल चुके हैं। वो क्लासिक हीरो रूट फॉलो कर रहे हैं, छोटे गांवों की क्वेस्ट, मॉन्स्टर हंट, धीरे धीरे लेवल अप। गॉर्डन ने उनके लिए पहले से कई तरह के प्लान बनाए हुए थे। रास्ते में मॉन्स्टर अम्बुश, ट्रैप्स, कृत्रिम खतरे, ताकि हीरोज कभी टावर तक न पहुंच सकें। लेकिन बर्ड्स एक नजर डालकर ही सारे प्लान साइड में रख देता है। इन सब की जरूरत नहीं। गॉर्डन चौंक जाता है। लेकिन लॉर्ड, बर्ड्स कनिंग स्माइल के साथ कहता है, इस बार हीरोज के रास्ते में मैं कोई मॉन्स्टर नहीं भेजूंगा। उन्हें उनकी हीरो जर्नी अच्छे से एंजॉय करने दूंगा। वो ग्रेनाडा को ऑर्डर भेजता है, हीरोज में शामिल हो जाओ, मर्सनरी बनकर उनकी पार्टी में घुसो, ट्रस्ट बनाओ और हर कदम की रिपोर्ट दो। गॉर्डन टावर की कमी कच्ची डिफेंस देकर फिर टेंशन में आ जाता है। लेकिन लॉर्ड, अगर वो सच में यहां तक आ गए तो? बर्ड्स ठंडे दिमाग से बोलता है, तभी तो अगला स्टेप है ड्वार्फ्स। गॉर्डन सचमुच हिल जाता है। क्या? कैनन्स। गॉर्डन के मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, कैनन्स। वो समझ जाता है हीरोज ऐसी चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। फिर भी वो बड़बड़ाता है, ये सब स्टैंडर्ड से इतना दूर है कि मैं सोच भी नहीं सका। वो पीछे मुड़कर बर्ड से बहस करना चाहता है, लेकिन थ्रोन खाली है, किंग पहले ही जा चुका है। गॉर्डन अकेला कमरे में खड़ा एक ही बात सोचता रह जाता है, फिर से किडनैपिंग पर गया होगा। ये आदमी शांत बैठ ही नहीं सका। सीन बदलता है वार्नर की धरती के गहरे नीचे, ड्वार्फ्स की अंडरग्राउंड सिटी। चारों तरफ पत्थर के घर, धातु की खुशबू, भट्टियों की गर्मी और हथौड़े की लगातार ठठक। एक ड्वार्फ ब्लैकस्मिथ अपने फोर्ज के सामने खड़ा है।
पसीने से भीगा, पर आंखों में फोकस और हर हथौड़े की चोट में परफेक्शन। ये है लॉगर फ्रेडरिक, ड्वार्फ्स के बीच सबसे बेहतरीन ब्लैकस्मिथ में से एक। उसे अभी पता नहीं, लेकिन बहुत जल्द वो भी उसी डीमन किंग का गेस्ट बनने वाला है जिसने प्रिंसेस उठाई, एल्फ खरीदा और अब एक नया पागलपन भरा टावर बना रहा है। और यहीं पर इस पार्ट की कहानी फिलहाल खत्म होती है।